गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन बनेंगे? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़। आप जानते हो अभी वर्तमान में हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? UU ललित हैं। कौन से नंबर के हैं ये? 49 नंबर के हैं। अभी कुछ समय पहले ये 3 महीने के लिए बने थे और अभी नवंबर तक ये रहेंगे, यानी कि 8 नवंबर 2022 को ये रिटायर्ड हो रहे हैं। तो अभी UU ललित ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। DY चंद्रचूड़ का पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और आपको याद भी होगा अभी कुछ समय पहले ये नालसा के चेयरमैन बने थे। नालसा मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके ये 31वें कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और अब ये नवंबर में हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। अच्छा, चंद्रचूड़ से आपको एक नाम और याद आएगा, YV चंद्रचूड़ का नाम। अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत के अभी तक सबसे लंबे समय तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे, तो आंसर यही होगा YV चंद्रचूड़। ये 7 साल 4 महीने 20 दिन तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। उसी तरह से उल्टा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे कम समय तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे, तो आंसर होगा कमल नारायण सिंह। मात्र 18 दिन के लिए रहे थे। 22वें नंबर के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इनका नाम तो न्यूज में भी था क्योंकि अभी कुछ समय पहले इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप जानते हो अभी 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन बने? R वेंकटरमणि। और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष बने कौन? A बालासुब्रमण्यम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो आंसर होगा हीरालाल जयकानिया। चलो आप मुझे बताओ, हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट में थी। और अगर पूछे कि हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, तो लीला सेठ आंसर होगा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? तो आंसर होगा फातिमा बीवी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही? तो आंसर होगा कोई भी नहीं। अभी तक कोई भी नहीं रही है, लेकिन भविष्य में बन सकती है। कौन? BV नागरत्न। आपको याद है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? द हेग, नीदरलैंड में। और एक डे याद रखना, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, ये 10 मार्च को हम मना रहे हैं। और सबसे नवीनतम हाईकोर्ट ये आपको मिलेगा अमरावती में। और सबसे पुराना कौन सा है? कोलकाता हाईकोर्ट। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। तो हर साल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे बेटियों के महत्व को समझना है और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। बात करेंगे इस बार की थीम क्या है, तो आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम है। अच्छा, इस दिन को पहली बार कब मनाया गया था? तो आंसर होगा 2012 में। देखो, यहां तो हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की। एक होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो हम 24 जनवरी को मनाते हैं। और 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, जबकि नेशनल एजुकेशन डे होता है 11 नवंबर को। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कहां से शुरू होती है और कब शुरू होती है? तो आंसर होगा 22 जनवरी 2015 को शुरू होती है, पानीपत हरियाणा से। चलो बताओ, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। घरों की पहचान चेलिका नाम योजना ये शुरू की है उत्तराखंड ने। हमर बेटी हमर मान योजना को शुरू किया था छत्तीसगढ़ ने। और मैं आपसे पूछूं कि देश की पहली बालिका पंचायत का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और जब इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो चलो रिवाइज करते हैं। 1 अक्टूबर को हमने अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाया। 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल मनाया। 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस भी होता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे पहली बार मनाया, याद रखना। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया था। अभी 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम ये स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा राजस्थान।
तो राजस्थान में भी कहां पे? राजस्थान के राजसमंद जिले के द्वारकानाथ में श्रीनाथ जी की पावन धरा पर 369 फीट की विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम स्थापित की जाएगी। तो नाथ द्वार में गणेश टोकरी की पहाड़ी पर बनी है ये प्रतिमा। ये इतनी ऊंची है कि 20 किलोमीटर की दूर से आप इसे देख सकते हो। इस प्रतिमा में जो भगवान शिव जी हैं वो ध्यान और अल्लड़ की मुद्रा में बैठे हुए हैं। इस प्रतिमा में 3000 टन स्टील और लोहा लगा है और इसे बरसात और धूप से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग और कॉपर कलर किया हुआ है। तो ऊंचाई याद रखना 369 फीट इसकी ऊंचाई है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और स्टेच्यूज आपके न्यूज में रही, उनको एक बार हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि आप जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश देश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। प्रधानमंत्री जी ने ही मोरबी गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। और स्टेच्यू ऑफ नॉलेज के बारे में पता है आपको, BR अम्बेडकर जी की स्टेच्यू है, 70 फीट ऊंची है। ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित की गई है। और भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है, 100 फीट लंबी है ये, बोधगया में बन रही है ये। इसके मूर्तिकार कौन है? मिंटू पॉल है। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जानते हो, हैदराबाद में है। संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है और ये बैठी हुई मुद्रा में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है दुनिया में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आप जानते ही हो, सरदार पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है ये, केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है। इसके वास्तुकार का नाम भी याद रखना, राम वी सुतार है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने अभी 10 अक्टूबर 2022 को फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो भारत में फीफा का ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना है। आपको याद होगा फुटबॉल से रिलेटेड एक कप हमने पढ़ा था, डूरंड कप, जो कि इस साल इसका 13वां एडिशन था, जिसको जीता है बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। और संतोष ट्रॉफी भी आपको याद होगा, इस साल इसका 75वां एडिशन हुआ था, केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। आप जानते हो इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाले हैं उसको होस्ट कर रहा है कतर दोहा, जिसका मैस्कॉट क्या है? लाइव मैस्कॉट यानी कि शुभंकर। और इसका स्पॉन्सर है कौन? बाइजूस। और जो 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो 3 देशों में होंगे, यूएस, कनाडा और मैक्सिको में। आप जानते हो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे बने। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कौन होस्ट कर रहा है? भारत। और अभी हमने पढ़ा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। अभी क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। बाकी वैसे बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। आपको याद होगा अभी उड़ीसा ने भूजल स्तर में सुधार करने के लिए वर्षा जल संचयन योजना, जिसको कहते हैं छठ योजना, इसको शुरू किया था। अभी उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? हेमानंद बिस्वाल है। और भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा उड़ीसा। अभी उड़ीसा की जो मो बस सेवा है इसको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बताओ गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये उड़ीसा की ही है। उड़ीसा स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य भी बना था। और 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होंगे? उड़ीसा में ही होंगे। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये भी उड़ीसा में बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किस राज्य सरकार ने हिमकैड नाम से एक नई योजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हिमकैड नाम से एक नई योजना को शुरू किया है। ये योजना बेहतर जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती के लिए किसानों के खेतों को शुरू से अंत तक संपर्क प्रदान करेगी। और आपको बता दूं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% कृषि क्षेत्र वर्षा पर ही निर्भर है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, समर कैपिटल इसकी शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है।
और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आपको याद होगा अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश ने ही नारी को नमन योजना भी शुरू की थी, जिसमें सरकारी बस में महिलाओं को 50% किराए में छूट मिलेगी। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। आपको याद है इस साल भारत और अमेरिका के बीच में जो वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज हुआ था, वो यहीं पे हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और इसी से आपको याद आएगा इसी साल खंजर नाम का एक्सरसाइज हुआ था बकलोह में ही, किस किस के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। और रोहतांग टनल के बारे में आप जानते हो हिमाचल प्रदेश में इसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया। लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस भारतीय सेना में पहली बार हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी मिली है? तो आंसर होगा वायुसेना में। तो अभी केंद्र सरकार ने वायुसेना में हथियार प्रणाली शाखा यानी कि वेपन्स सिस्टम ब्रांच बनाने को मंजूरी दे दी है। ये ब्रांच सभी तरह के हथियारों के परिचालन और उनके परीक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। तो आजादी के बाद ये पहली बार है जब वायुसेना में एक नई ब्रांच शुरू की जाएगी। आपको बता दें वायुसेना में अब तक सिर्फ 3 ब्रांच है, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच। तो अब ये चौथी ब्रांच होगी वेपन सिस्टम ब्रांच। और क्या काम करेगी ये ब्रांच? विमानों में हथियार प्रणाली का काम करेगी, मतलब हथियार प्रणाली का संचालन करेगी। आप जानते हो अभी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया था। हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे नेवल चीफ कौन है, तो आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस आप जानते हो 4 दिसंबर को होता है। आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे हैं और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। आपको याद होगा अभी भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया था। अभी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स आया, इसमें हमारी भारतीय वायुसेना को तीसरा स्थान मिला। पहले स्थान पे है अमेरिकी वायुसेना, दूसरे पे रशिया की वायुसेना, तीसरे पे भारतीय वायुसेना। और बताओ वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बनेगा? चंडीगढ़ में बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज कराए, ध्यान रखना इनको, बढ़ते आगे। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया ना, प्लीज़ एक बार लिंक को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए आप। और लाइक नहीं करा वीडियो को तो लाइक कर देना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया जाता है आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि वीडियो देखने के बाद वहां जाकर के आप प्रैक्टिस कर सको। और इस साल के नोबेल प्राइजेज, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उनके नामों को याद रखने का ट्रिकी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, उनका भी क्विज बना दिया। ये सब आपको मिल जाएगा अपनी करेक्ट एग्जाम में, देख लेना, कर लेना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, इसरो के अनुसार किसने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? तो आंसर होगा चंद्रयान 2 ने। तो इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। यहाँ पे क्लास का पूरा नाम क्या हो गया? चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो इससे इसरो को एक्सोस्फीयर के बारे में एक नया अध्ययन करने का मौका मिलेगा। इसका निर्माण किसने किया? बेंगलुरु में इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में इसका निर्माण किया गया। चंद्रयान 2 के बारे में आप जानते हो, इसको कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? GSLV मार्क 3 के द्वारा। इसके साथ एक तो लैंडर गया था और एक रोवर गया था। कई बार एग्जाम में नाम पूछ लिया जाता है इनका। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। और चंद्रयान 1 कब गया था? अक्टूबर 2008 में। किसके द्वारा? PSLV C11 के द्वारा। अभी आपको याद है 2023 में इसरो और नासा मिलकर के निसार नाम का सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। आपको याद होगा अभी अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव का निधन हो गया। वे अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अंतरिक्ष से ही आपको याद आएगा कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड किनके नाम था? वॉलेरी पोलाकोव के नाम। USSR के थे ये। अभी इनका निधन हो गया तो इनका नाम न्यूज में था। और बताओ, मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। और 12 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि USSR के एक व्यक्ति थे यूरी गागरिन,
वे 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक नाम के अंतरिक्ष यान से पहली अंतरिक्ष उड़ान उन्होंने भरी थी, इसीलिए 12 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं। और बताए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। और अभी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी थी? शिरीषा बांदला। पहली कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवीनतम जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में कम उम्र में लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा झारखंड। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी नवीनतम जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में बालिकाओं का वयस्क होने से पहले विवाह करने का प्रतिशत 5.8 है। मतलब झारखंड और पश्चिम बंगाल ये देश के दो ऐसे राज्य हैं जहां आधी से ज्यादा महिलाओं की शादी 21 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। और इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि पश्चिम बंगाल में जहां 54.9% लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र से पहले की जाती है, वहीं झारखंड में यह आंकड़ा 54.6% का है। जबकि अगर आप बात करोगे ना राष्ट्र औसत की, तो वो 29% ही है। अब बात तो यहाँ पे हुई है झारखंड की, तो ये रहा मैप में झारखंड। देखो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में ही देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया? तो भी आंसर होगा झारखंड को ही। आपको याद है आयुष्मान भारत योजना ये कहां से शुरू होती है? रांची से ही शुरू होती है। कब? 23 सितंबर 2018 को। और याद होगा अभी आपको कि झारखंड का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड में ही मनाया जाता है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है ये। और रांची में आपको सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है झारखंड के धनबाद को ही। तो ये सब याद रखना पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है अभी इंडियन रोड्स कांग्रेस के 81वें संस्करण का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो अभी केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने लखनऊ में इंडियन रोड्स कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का आयोजन किया। इस रोड कांग्रेस में सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए, इस पर चर्चा की गई। और इस अवसर पर नितिन गडकरी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए 8,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। आपको याद है देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे ये कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेस वे, दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ेगा ये। और विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर कहां पे बना? नागपुर में बना है। 3.14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का पहला स्टील सड़क बना सूरत में। और आप मुझे बताओ भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहां पे शुरू हुई? बाकी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। सिडबी का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी। बढ़ते हैं आगे। चलो अभी बताओ, अभी पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया? तो आंसर होगा 9। तो अभी आपको याद है नामीबिया से हम जो चीते लेकर के आए, कहां पे लाए? भारत में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो उनकी निगरानी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए अभी 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किस मंत्रालय ने किया? पर्यावरण मंत्रालय ने 2 सालों के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अभी ये चीते कब आए थे? अभी 17 सितंबर 2022 को आए थे। 8 थे टोटल, जिसमें से 3 तो नर हैं, 5 मादा हैं। और इसमें से एक का नाम है आशा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अभी किसने दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया था? वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। और वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इक्वेडोर। और बताओ देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहां पे खोला जाएगा? मेरठ में। और आपको याद है भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। हमारे पशु मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला हैं। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर संचालित गांव घोषित किया जाएगा? तो आंसर होगा गुजरात। आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी करिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।